आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं आनुवंशिकता के नियमों तक चर्चा हो चुकी, उसके बाद में बात आती है कि लिंग संलग्न किसे कहते हैं या आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं या लिंग संलग्न रोग या लिंग संलग्न लक्षण किन्हें कहते हैं, यानी कि हेरिडिटी डिजीज किन्हें कहा जाता है। तो याद रखना है कि माता पिता में ऐसे रोग जो उनकी संतति कोशिकाओं में पहुंचते रहते हैं, उन रोगों को आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक विकार कहते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया और वर्णांधता ये आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही बोलते हैं, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां से ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है, अर्थात 5 से 7 मिनट के अंदर रुधिर का थक्का जहां पे नहीं जमता है उसे हीमोफीलिया रोग बोल देते हैं। वर्णांधता का मतलब होता है कि लाल और हरे में अंतर ना स्पष्ट कर पाना, उसे वर्णांधता रोग कहते हैं। ये दोनों जो रोग है ये आनुवंशिक रोग है या आनुवंशिकी विकार है। ठीक है, अब बात आती है, प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक विकार है या आनुवंशिक रोग है। वहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, जैसे दिया होगा, एक तो हीमोफीलिया दिया होगा, दूसरा दिया गया होगा वर्णांधता, तीसरा दिया होगा ए बी दोनों, चौथा दे दिया गया होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको सदैव याद रखना कि हीमोफीलिया और वर्णांधता जो रोग है वो आनुवंशिक रोग है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि एक सामान्य पूछ दिया जाएगा, एक सामान्य स्त्री का विवाह एक हीमोफिलिक व्यक्ति से होता है तो उनकी संतानें किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की होंगी। ये अगर प्रश्न दिया गया है, पूछ दिया गया है, एक सामान्य स्त्री का विवाह एक हीमोफिलिक व्यक्ति से होता है तो उनकी संतानें किस प्रकार की होंगी। तो आपको याद होना चाहिए कि स्त्री को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, और जो पुरुष है पुरुष को लिखा जाता है एक्स वाई। अब बात यहां पर यह पूछी गई, एक सामान्य स्त्री का विवाह, सामान्य मतलब उसमें कोई भी रोग नहीं है, और एक हीमोफिलिक का मतलब होता है, ये हो गया आपका हीमोफिलिक, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनमें रोग पाया जाएगा या तो बिल्कुल भी रोग नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं या तो सामान्य होंगी या फिर वाहक होंगी और उसमें रोग भी पाया जाएगा। वाहक का मतलब होता है रोग को ढोने वाला, रोग को अगली पीढ़ी में पहुंचाने वाला। तो बात समझ लेना है, यहां से जो
हीमोफिलिक व्यक्ति, आप चाहे ऐसा x पे राउंड कर दीजिए, अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप x के ऊपर h का स्मॉल h बना दीजिएगा। इससे ये पता चलता कि ये हीमोफिलिक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आगे देखते हैं, जब इन दोनों का क्रॉस होता है, यानी कि अर्थात इन दोनों का जब विवाह होता है तो उनमें जो संतानें होंगी वो किस प्रकार की होंगी। जब सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष, यहाँ पे लिख देते हैं सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक, समझ लेना ये हीमोफिलिक पुरुष, इन दोनों का जब विवाह होता है तो संतानें देखिएगा किस प्रकार की होंगी। जब x के साथ में x का होगा तो क्या होगा xx, फिर x के y के साथ में xy, फिर x का x के साथ में तो xx, उसके बाद x का y के साथ में तो xy। तो यहाँ पर बात निकल के ये आ रही है कि जो xy है इसका मतलब ये है xx है, सॉरी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये वाहक पुत्री होगी, वाहक पुत्री, क्योंकि यहाँ पर जो x है x के ऊपर एक ही हीमोफिलिक है तो इसी के कारण ये वाहक पुत्री होगी। और जो xy है जो नॉर्मल है, दोनों तो सामान्य पुत्र होंगे, और xx यहाँ पर भी रोग है तो ये दोनों वाहक होंगे। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगर ऐसे आपको रेखा चित्र न बनाना है तो सदैव आप ऐसे बना लिया करना, क्योंकि सामान्य स्त्री के लिए ये बना दिया गया है और बताया गया है कि हीमोफिलिक, तो हीमोफिलिक के लिए आपका ये बनेगा। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो ये निकल के आएगा, इसका इसके साथ में होगा तो ये निकल के आएगा, फिर इसका इसके साथ में होगा तो xy आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ में होगा तो xy आएगा। अर्थात पुत्रियां जो होंगी वो वाहक होंगी और जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई। ऐसे ही अगला, ऐसे ही तो हीमोफिलिक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करता, यहाँ पे बोल देता कि वाहक स्त्री, तो वाहक पर एक हम राउंड कर देंगे। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपसे वर्णांतता के बारे में पूछ दिया जाए कि एग्जाम में ये दे दिया जाए कि एक वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ में करा दिया जाता है या होता है तो उनकी संतानें किस प्रकार की होगी। अगर वर्णांध स्त्री है, उसका विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ में करा दिया जाता है, सामान्य पुरुष। अब वर्णांध है, ये क्लियर हुआ आपका। वर्णांध का मतलब होगा कि दोनों पे होगा। अगर वर्णांध नहीं है, अगर वो आपको दिया जाता, वाहक का मतलब समझ लेना है। वाहक अगर दिया जाएगा तो ऐसे है आपको, ये वाहक का नाम है, ये वर्णांध। ठीक है, वर्णांध का मतलब होता है पूर्ण रूप से रोग और वाहक का मतलब है हल्का फुल्का रोग। तो बात समझ गए ना। फिर उसके बाद ये सामान्य पुरुष तो xy है। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, जब क्रॉस कराया जाएगा तो उसके बाद में उनकी जो संतानें होंगी वो किस प्रकार की होगी। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, जब x का x के साथ में होगा तो ये निकल के आएगा आपका, फिर x का y के साथ में तो ये निकल के आएगा, फिर x का x के साथ में तो ये निकल के आएगा, फिर x का y के साथ में तो xy निकल के। अर्थात यहाँ पर जो 50% पुत्रियां होंगी, पुत्रियां वो वाहक होंगी, वाहक, और जो यहाँ पे 50% पुत्र होंगे वो वर्णांध होंगे। कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है तो आपको ऐसे याद रखना है और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर देना है, बना देना है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। उसके बाद में एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि अनुवांशिक विकार वाला, ये अनुवांशिक निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकार है या अनुवांशिक रोग है। तो हीमोफिलिया और वर्णांधता आपको याद रखना है। ऐसे ही आगे पूछ दिया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो याद रखना है लिंग यानी कि अर्थात सेक्स क्रोमोसोम। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये बात हम सबको पता है, ठीक है ना।
तो मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? अगर पूछ दिया जाएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको बताना है 23 जोड़ी अर्थात 46। क्लियर हुआ? अब परिभाषा लिंग गुणसूत्र की सुन लीजिए, सेक्स क्रोमोसोम्स की। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है कि ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये नर और मादा को अलग अलग विभेदित नहीं करते हैं। तो फिर से आप समझ लेना है कि मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। उसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब ये होता है ना कोई नर है ना कोई मादा है। तो बात क्लियर हुई? लेकिन उसके बाद में जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो नर और मादा को अलग अलग विभेदित करता है। नर व मादा को अलग अलग विभेदित करता है। तो बात समझ लेना है, डिफिनेशन यहां से सुन लीजिएगा। लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, अर्थात ये नर और मादा को अलग अलग विभेदित नहीं करते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो नर और मादा को अलग अलग डिवाइड करता है, अलग अलग विभेदित करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अगर पूछ दिया जाए एग्जामों में, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी अर्थात 46, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ दिया जाए मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, तब आपको बताना है 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। इसीलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बात क्लियर हुई? फिर से सुन लीजिएगा, एग्जाम में अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है या पूछ दिया जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से पूछा जाएगा ऑटोसोम्स कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम का मतलब ये होता है ये स्वतः पहुंच जाते हैं, इसमें ना कोई नर है ना कोई मादा है। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसी को ही लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि नर और मादा को अलग अलग विभेदित करता है। तो बात यहां तक क्लियर हुई? अब आपको ऐसा, आप जब ये पूरी डिफिनीशन लिख दोगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो नर और मादा को अलग अलग विभेदित करता है। इसीलिए इसी 23वें जोड़ी गुणसूत्र को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब आपको लिख देना है, अगर पूछ दिया जाए तो नर और मादा 44 अर्थात 44 या 22 जोड़ी तो दोनों में सेम रहेंगे। नर के लिए हमने बताया XY और मादा के लिए क्या बताया गया, XX। तो देखिएगा 23 जोड़ी हो गए, ये 44 हो गए, 44 2 22 ये हो गया और एक ये हो गया 23 हो गया गुणसूत्र, यहाँ पे 22 हो गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब उसके बाद में बात आती है कि लिंग गुणसूत्र का रेखा चित्र बनाइए। रेखा चित्र, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र, तो देखिएगा रेखा चित्र कैसे बनेगा। देखो, नर लिख लो या पुरुष लिख लो, ठीक है, इधर लिख लो मादा। अभी मैंने बताया नर के लिए XY, मादा के लिए XX। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो आएगा XX, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो आएगा XX, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो XY, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो आएगा XY। अर्थात ये XX किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद आया आपको, ये करता है पुत्रियों को। 50% क्या होगी, पुत्रियां होंगी, और XY किसको रिप्रेजेंट करता है, 50% पुत्र होंगे। तो
बात क्लियर हो गई यहाँ पे? लिंग गुणसूत्र या लिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।